ठीक। हाँ, x2 को रिप्लेस किया t2 प्लस वन से, x3 को रिप्लेस किया t3 प्लस वन से। ऐसा क्यों किया? क्योंकि x1 को जैसे मैंने बोला t1 प्लस वन, तो x1 आपको क्या बोला गया था यहाँ पर, xi जो थे, xi मतलब x1 x2 x3 तीनों आ गए, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू। ओके, हाँ भाई, तो x3 इज इक्वल्स टू t3 प्लस वन। ठीक, आगे हम क्या बता रहा था, हाँ, तो xi शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। तो जैसे मैंने बोला x1 t1 प्लस वन है, x1 आपका वन से बड़ा था, तो यहाँ से t1 क्या आ गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। यहाँ से t2 क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एंड सिमिलरली t3 क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक। तो ये कहानी आपकी पूरी कन्वर्ट हो गई। x1 को रख दिया हमने t1 प्लस वन, तो हमारी जो कंडीशन थी वो भी फुलफिल हो गई कि सबके पास कम से कम एक ऑब्जेक्ट जा रहा है। x2 को रख दिया t2 प्लस वन, x3 को रख दिया t3 प्लस वन इज इक्वल टू सेवन। So this becomes t1 plus t2 plus t3, 7 minus 3 4। इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएगा n प्लस k माइनस वन सी के माइनस वन। तो ये हो गया 6c2। क्या बात समझ में आ गई सभी को? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिस, फाइंड नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशंस। सर हाँ, सर वो T1 को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 क्यों लिया? नहीं हो गया, वो किया नहीं, क्योंकि x1 क्या बोला है, वन या वन से ज्यादा। तो t1 प्लस वन, वन या वन से ज्यादा कब होगा, जब t1 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। नहीं समझे? यस सर। x1 ग्रेटर देन इक्वल टू वन है ना। यस सर। हाँ, तो ये इक्वेशन के क्या हो गए, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो ये तो आपका फिक्टिशियस ही का जो फॉर्मूला लगता है आपका, वही लगा है। ठीक। अच्छा, ये जो बात हुई वो वही बात हुई आपकी, कम से कम आपने एक एक ऑब्जेक्ट सबको दे दिया, तो बचे कितने ऑब्जेक्ट, चार। तो चार अब तीन लोगों में बांट दो, ये वही वाली बात हुई। बट मैथमेटिकली हमने इसको ऐसा किया, ऐसे करोगे तो बाकी आप प्रॉब्लम भी समझ पाओगे। जैसे अगला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस। तो इसका आंसर बता दो जल्दी से। बोलो, क्या आ गया? सर 101c2। बिल्कुल 100 C2, एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम है। अब यहां से जैसे इसने नेचुरल सॉल्यूशन बोला है, तो आप इसको वन वन रख दो, तो थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। जैसे यहाँ पर मैंने एक एक ऑब्जेक्ट दे दिया, राहुल श्याम घनश्याम को आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट थे, बात समझ में आ गई। तो समझ में आता है कि भाई फिर बचे तीन ऑब्जेक्ट चार लोगों में बांटना है, तो ऐसे बांट दिए। सॉरी, चार ऑब्जेक्ट तीन लोगों में बांटना रहेगा, तो वो बांट दिए हमने। बट यहाँ उसको समझना थोड़ा दिक्कत वाली बात है, तो इसलिए यहाँ पर आप यदि ऐसे जाओगे तो ही बहुत बढ़िया समझ में आएगा आपको। उसने क्या बोला, नेचुरल सॉल्यूशन, तो मैंने x को रख दिया t1 प्लस वन, y को रख दिया t2 प्लस वन, z को रख दिया t3 प्लस वन। ऐसा रखने से क्या हुआ कि t1 t2 t3 अब आपके ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि मान लो t1 जीरो हो गया तो ये नंबर हो जाएगा वन, तो नेचुरल नंबर हो ही रहा है आपका। तो दिस इक्वेशन बिकम्स t1 प्लस t2 प्लस t3, और इधर वन प्लस वन प्लस कितना, थ्री था, तो 102 माइनस थ्री दैट इज 99। अब इसके यहाँ पे ti जो है सारे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो मिनिमम से और 99 तक भी जा सकते हैं। तो इसमें आपको क्या लगाना है, सिर्फ फिक्टिशियस का फॉर्मूला। सो दिस इज इक्वल्स टू 102c2। आई बात समझ में? ओके, अगला ये प्रॉब्लम, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म्स इन द एक्सपेंशन, एंड द आंसर इज, क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड पावर 10। बताओ भाई। 11।
ओके, आंसर इज 11। अच्छा अच्छा, x प्लस वाई की पावर में 10 करूँ, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे? बोलो। x प्लस वाई पावर 10 नंबर ऑफ टर्म्स। सर इसमें 11 आ रहा है। हाँ, इसमें 11 होगा। तो यहाँ पर यदि मैं z कुछ लाऊं तो नंबर ऑफ टर्म्स सेम थोड़ी ना रहेंगे, कुछ चेंजेस आएगा। अरे भाई, तुम लोग तो ऐसे बता रहे हो, बाइनोमियल में हम पढ़ते हैं मल्टीनोमियल। सर 12C2। हाँ, ऐसे जरा बताया करो। ऐसा लगता है कभी कभी कि तुम लोगों ने रिवीजन पता नहीं 2-4 साल पहले किया पढ़ा होगा, उसके बाद देखा ही नहीं है, सब कुछ भूल गए। इसमें कोई भी जनरल टर्म हम कैसे लिखते हैं? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x की पावर r1। तो यहाँ क्या आ जाएगा? r1 फैक्टोरियल। याद आ रहा है? r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल। तो y की पावर r2 और z की पावर r3। तो यहाँ पर r1 प्लस r2 प्लस r3 क्या होता है आपका? मिलके इनका सम क्या होना चाहिए? 10। कुछ पल्ले कुछ समझ में आता है या नहीं आता है? मल्टीनोमियल थ्योरम। अरे बोलो। तो यहाँ पर R1 R2 R3 की जितने वेरियस जो आप यहाँ पे वैल्यूज रखोगे 0 से 10 तक, उतने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। या फिर हम बोले कि इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लें, तो इसका जो सॉल्यूशन होंगे उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। क्योंकि जैसे मैं बोलूँ R1 आपने मान लो 1 रखा, y रखा 2, और तो z आपकी मजबूरी कितना रखना पड़ेगा? 2 और 1 3, बचा 7। टोटल सम टाइम चाहिए। ये एक टर्म हो गया। और क्या हो सकता है कि x की पावर 0, y की पावर 10, z की पावर 0। ये ऐसे सब कॉम्बिनेशन चलेगा। तो इन सब में जो सम आएगा, इन पावर का सम कितना होगा? 10। तो इसका नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, क्योंकि पावर जो है 0 से कहां तक जाएगी? 10 तक। तो यहाँ पर जो आर आई है, मतलब R1 R2 R3, वो आपका मिनिमम से मैक्सिमम तक है। तो फिक्टिशियस लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये जल्दी से बताओ, कुछ ऐसा तो नहीं एकदम चौक गए हो? ऐसा तो नहीं बता दिया मैंने कुछ? हाँ। नहीं सर, समझ गए। ठीक है। नहीं सर। ओके। ओके, आगे बढ़े हम। अच्छा, फंक्शन के बाद, सॉरी फंक्शन नहीं, अपना क्या पढ़ रहे हैं हम? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बाद स्ट्रेट लाइन ठीक रहेगा? मतलब मुझे पता चला है कि भाई कोऑर्डिनेट में दिक्कत है। यस सर। ठीक है। सर स्ट्रेट और वेक्टर दोनों साथ में ही ले लेना फिर, मतलब ऐसे। क्या 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 चीज? वेक्टर? हाँ मतलब 3D ज्योमेट्री, सॉरी, क्योंकि हाँ, फॉर्मूले वेक्टर थ्री। सेम पड़ जाते हैं ना ऑलमोस्ट। नहीं नहीं, स्ट्रेट लाइन मतलब कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ मैं। तो वेक्टर 3D अच्छा लेना है क्या? वेक्टर सर, अब 3D। कौन सा भी पहले ले सकते हो सर, ऐसा कुछ नहीं। नहीं मतलब रिवीजन क्या क्या करना है, एग्जाम तक ही करना है ना हमें। तो हम्म। करो, क्वेश्चन करो, स्क्रीन पे है, आपकी स्क्रीन पे।
ओके तो इस क्वेश्चन का आ गया नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी कितना आ गया? (33C3) 33C3 is wrong answer. ओके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आगे तक बढ़ते जाओ, अटेम्प्ट कर लो, है ना? सही हो गलत हो बात की बात है, पर अटेम्प्ट जरूर करें। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। ओके सो दिस प्रॉब्लम आंसर और कोई बताना चाहेगा? क्या आ गया आंसर भाई? 34C4 34C4 यस, राइट आंसर। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी दिस, ठीक। तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी क्या बोल रखा है आपको, लेस देन और इक्वल टू 30। तो इसको करने के दो तरीके होते हैं हमारे पास, क्या क्या? कि एक बात तो ये हो गई, कौन सी? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बोला है तो 30 हो जाए, और क्या हो सकता है? 29 हो जाए, 28 हो जाए, ऐसा कहाँ तक जा सकता है ये? बोलो भाई, ऐसा कहाँ तक जा सकता है? मतलब x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 4 और थोड़ी ना, जीरो भी हो सकता है ना, नॉन नेगेटिव बोला है, 0 जीरो मतलब चारों के चारों जीरो हो जाए, जीरो भी तो हो सकता है, ठीक। अब इक्वल टू 30 है तो इसका फिक्टिशियस आंसर आ गया 33C3। इधर से हो जाएगा कितना? 32C3। इधर से 31C3। इससे पहले क्या था 1, तो उसके लिए आंसर हो जाएगा कितना? 4C3। और इस केस के लिए कितना हो जाएगा? 3C3। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो। तो मतलब हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है? 3C3 से लेके 4C3, फिर अगला क्या होगा? 5C3, ऐसे ही
32C3 प्लस 33C3। ओके, अब यहां पर आप समझो, तो हम एक फॉर्मूला 3C3 1 है, तो दिस कैन बी रिटन एज 4C4। अब आर सॉरी NCR प्लस NCR प्लस 1 प्रॉपर्टी क्या होता है? N प्लस 1 CR प्लस 1। मतलब ऊपर एक बढ़ा देते हैं और नीचे में जो बड़ा है वो लिखते हैं, तो ये हो गया 5C4। अगेन फिर 5C3 ऐड किया, तो 5C4 प्लस 5C3 इज 6C4। फिर अगले में ऐड किया, कुछ पल्ले पड़ रहा है? तो यहां तक जैसे ही आओगे वो हो जाएगा 33C4। पैटर्न दिख रहा है ना आपको? अब इन दोनों को ऐड किया तो दिस इज 34C4। सो दिस इज योर आंसर। मतलब ये जो पूरी वैल्यू में निकल के आ रही है 34C4। एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा तरीका हमारे पास ये है, सुनियो सुनो ध्यान से, कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी। ठीक, अब मान लो मैं इक्वलिटी लगाता हूं, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी की वैल्यू क्या क्या थी हमारे पास? 30, 29, 28, 10 तक कुछ भी हो सकता है। मैंने एक यहाँ पर डमी वेरिएबल यूज कर लिया। कौन सा वेरिएबल? डमी वेरिएबल। मतलब इनको जितनी वैल्यू चाहिए इन्होंने रख ली, और बाकी बचा कुचा डी के पास डाल दिया। मान लो x प्लस वाई प्लस जेड आपका 1 होना चाहिए, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 29। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी यदि आपका 0 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 30। और x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी मान लो 30 है, तो डी कितना हो जाएगा? 0। तो कहने का मतलब मैं अब इसका सॉल्यूशन निकाल लूं। बात समझ में आ रही है? तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा फिक्टिशियस से? 30 प्लस 5 माइनस 1 C5 माइनस 1 34C4। समझ में आया नहीं आया? तो इस टाइप के प्रॉब्लम जैसे कैसे बन सकते हैं? मान लो आपके पास ऑरेंज है कुछ, ऑरेंज नहीं, मान लो आपके पास पर्सन है ABC। ठीक है, A को X1 पर्सन मिल रहा है, B को नंबर ऑफ फ्रूट्स X2 मिल रहा है, और C को X3 फ्रूट मिल रहा है। और वो मान लो मैंने ले लिए सब ऑरेंज ले लिए। कितने आपके पास ऑरेंज है? 12 ऑरेंज है। ठीक है, तो यहां पर 3 पर्सन है आपके पास, X1 प्लस X2 प्लस X3। ठीक, और इन 3 लोगों में या तो कुछ भी नहीं जाए, हमें ये 3 जो 12 ऑरेंज है वो इन 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस हिसाब से? कि आप 0 भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, 1 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, 12 के 12 भी कर सकते हो। तो क्या आपकी जो इन इक्वेशन बनेगी वो ऐसी बनेगी क्या? मान लो A के पास नंबर ऑफ फ्रूट X1 है, B के पास X2 है, C के पास X3 है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही बनेगा क्या? बोलो। इसमें सारे केस आ गए। मतलब हमें इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? अभी हमने जैसे डमी वेरिएबल यूज किया था, दिस इज इक्वल टू 12, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 12 प्लस 4 माइनस 1 C4 माइनस 1। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वेज इन विच 16 आइडेंटिकल टॉयज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 7 children such that each child does not receive less than 3 toys। बोलो भाई, टॉयज आपके आइडेंटिकल है, जैसे आइडेंटिकल बोला है दिमाग में क्या आएगा? मल्टीनोमियल या फिर फिक्टिशियस? अब हमें क्या, नंबर ऑफ वेज इन विच 16 आइडेंटिकल टॉयज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स 3 चिल्ड्रन सच दैट ईच डज नॉट रिसीव लेस देन 3। तो कम से कम 3 मिलना चाहिए। ठीक है,
तो मान लो एक पहले के पास x1 जा रहे, दूसरे के पास x2 जा रहे, तीसरे के पास x3। नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं? 16। और किसी के पास मतलब 3 से ज्यादा ही जाना चाहिए। तो xi जो है वो 3 या 3 से ज्यादा है, तो क्या करेंगे भाई? क्या करेंगे? xi को हम रिप्लेस कर देंगे किससे? ti+3 से। तो ये हो जाएगा आपका i मतलब 1 2 3, तो ये हो जाएगा t1+3, x2 हो जाएगा t2+3, x3 हो जाएगा t3+3। तो 3 3 3 कितना हो गया? 9। 16 में से 9 गया, बचा 7। अब यहाँ पर यदि xi आपका 3 या 3 से ज्यादा था तो ti क्या हो गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन 9c2 सीधा सीधा आ गया आपका। अगला क्वेश्चन जो था उसकी बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में था नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। अच्छा, मैं कुछ आंसर बता दूं क्या? खुद कर लेना, या फिर सब सॉल्व कर दूंगा तो भी मजा क्या है? अच्छा, आपको फंडा क्लियर होना चाहिए क्योंकि एक टाइप के क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, थोड़ा बहुत तो चेंजेस होगा। चलो तो इसका आंसर लिख लो, नहीं होगा तो एक बार पूछ लेना भले ही। इसका आंसर आएगा सी। ठीक। और ये जो है इसका आंसर आएगा आपका, इसका भी सी आएगा। नहीं हो तो मुझे याद दिलाना, कल हम डिस्कस एक बार जरूर कर लेंगे यदि आपका आंसर नहीं आता है तो। ओके, आगे की कहानियां आज हम ये खत्म कर ही देंगे। ठीक है। एनसीआर की मैक्सिमम वैल्यू, ये आपका मैक्सिमम कब होता है? यदि n आपका यदि इवन है तो ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है इसकी? nc n/2, मतलब r क्या हो जाए आपका? n/2। और यदि n ऑड है, n यदि ऑड है तो मैक्सिमम कब होता है भाई? nc r जब n-1/2 हो जाए या फिर n+1/2। दोनों ही वैल्यू चलेगी क्योंकि दोनों ही इक्वल है, क्योंकि दोनों का सम देखो n है। आता है समझ में? ठीक है। आ, यार कुछ लोग, तुम लोग बोल नहीं रहे हो तो सुन भी रहे हो कि नहीं, तो पता चले। हाँ यस सर। सर। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट, ग्रेट प्रॉब्लम। ग्रेट प्रॉब्लम में क्या होता था भाई कि आपके पास एक सारे जितने भी पाथ है सब, सबसे पहली बात तो इक्वली लाइकली होते हैं। ठीक है, मतलब आप राइट में जाओ, लेफ्ट में जाओ, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, ये सब इक्वली लाइकली पाथ है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, और हर पाथ की जो लेंथ हमने ले ली वो 1 यूनिट ले ली। ठीक है, समझना। ये ओरिजिन है, ये पॉइंट 1,0, ये 1,1, मतलब ये जो है और ये पाथ ले। मतलब कोई पर्सन मान लो यहाँ 0 पर खड़ा हुआ है। ठीक है, 0 पे खड़ा हुआ है, 0,0 पर, उसको हमें यहाँ पहुंचाना है 1 2 3 और 1 2 3। ये पॉइंट आपका 3,3 होगा, तो उस बंदे को आपको यहाँ पहुंचाना है। ठीक है, 3,3 पर। तो कैसे चलेगा वो? कि जहां से भी मान लो इस पोजीशन से चालू कर रहा है तो इस पोजीशन से वो लेफ्ट राइट, है ना, ऊपर नीचे कुछ भी ले सकता है। सबको समझ में आया? ऊपर नीचे कुछ भी ले सकता है। और जितने के जितने भी पाथ लेगा, राइट लेफ्ट मतलब दाया बाया ऊपर नीचे, सारे के सारे इक्वली, ये सब छोड़ो, इक्वली लाइकली हटाओ। ये मैं पीएनसी में उसमें प्रोबेबिलिटी में घुस गया मैं, छोड़ो। प्रोबेबिलिटी में जब ग्रेट प्रॉब्लम आता है तो वहां पर ये जरूरी है। क्यों जरूरी है? जिनको जेपीजे ए और जेपीबी वालों को पता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ तो हमें नंबर ऑफ वेज चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज जैसे मुझे 3,3 पे पहुंचाना है और शॉर्टेस्ट वे में पहुंचे, शॉर्टेस्ट पाथ पे पहुंचे। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब कम से कम वो, ये जो स्टेप्स है वो ले, कम से कम स्टेप्स ले। तो कितने तरीके होते हैं भाई इसके?
3,3 तक पहुंचाना है। तो सुनिए अब ध्यान से कि शॉर्टेस्ट पाथ में पहुंचना है उसको। तो शॉर्टेस्ट पाथ वही होगा जब वो 3 राइट ले ले और 2 अप ले ले। मतलब 3 राइट ले ले और 2 अप ले ले। अब मैंने ये नहीं बोला कि ये जो बनाया है वही हो। 3 राइट मतलब यहां तक पहुंचने में कहीं भी ले ले, क्योंकि उसको यहाँ ओरिजिन से यहां तक पहुंचना है तो 3 राइट लेना पड़ेगा और 3 अप लेना पड़ेगा। यही आपका शॉर्टेस्ट पाथ होगा। कैसे? मैं जैसे यहां से पहला मान लो मैंने अप लिया, दूसरा भी अप ले लिया, ठीक है, तीसरा राइट लिया, फिर अप ले लिया, ठीक है। अब अप आपने कितने ले लिए? 1 2 3, 3 ले लिया, अब इससे ज्यादा नहीं लोगे। राइट आपने एक ही लिया है तो अब आपको 2 राइट लेना पड़ेगा। एक रास्ता ये हो गया। और क्या हो सकता है कि अप लिया, फिर राइट लिया, फिर ऊपर, फिर सीधा, फिर सीधा, फिर ऊपर। बात समझ में आ गई? तो आपको टोटल कितने अच्छा यही शॉर्टेस्ट होगा। यही शॉर्टेस्ट क्यों होगा? बड़ा आसानी से इसको हम समझे तो उसके पीछे कारण ये है। चलो एक बार फिर से डायग्राम बनाते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। सुनना ध्यान से है। 1 2 3 1 2 3, ये आपका 3,3 है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट मैंने यही क्यों बोला कि 3 राइट और 3 अप, क्यों? उसके पीछे कारण ये है कि मान लो वो सीधा गया, सीधा गया, सीधा गया और फिर सीधा चला गया, ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया और फिर लेफ्ट में आ गया। मतलब इसने 3 राइट लिए, सॉरी 3 नहीं 4 राइट लिए, 3 अप लिए और एक लेफ्ट ले लिया तो भी पहुंच सकता है उस पॉइंट पे। कितने स्टेप्स हो गए? ये 8। अरे 8 हो गए क्या? 2 एक्स्ट्रा हो गए आपके। तो शॉर्टेस्ट पाथ आपका वही होगा जब वो 6 स्टेप्स ले। और 6 स्टेप में यदि उसको यहाँ पहुंचना है तो ऐसा मत करना कि यहाँ उसको पहुंचाया और यहाँ से सीधा भाई उसने छलांग मार दी यहाँ पहुंच गया, ऐसा नहीं। एक एट अ टाइम बनी स्टेप ले रहा है। तो शॉर्टेस्ट वे में उसको पहुंचना है तो 6 स्टेप, जिसमें 6 में से 3 राइट है और 3 अप है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 6C3। मतलब 6 में से 3 उसने राइट ले लिए और बाकी बचे कुचे 3 में से 3 उसने क्या ले लिए? अप। सो दिस इज इफेक्टिवली दिस इज 6C3। समझ में आया नहीं आया? बोलो जल्दी से। अब मान लो इसको 4,3 पे पहुंचाना है शॉर्टेस्ट पाथ में, कितना हो जाएगा नंबर ऑफ वेज? एनीवन? बोलो। सर क्वेश्चन रिपीट। अब 4,3 पे पहुंचना है उसको। शॉर्टेस्ट पाथ में। सेवन फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल ना। सॉरी 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 7 में से 4 जो है मतलब इसमें यहां तक पहुंचने के लिए उसको 4 राइट लेना है और 3 अप लेना पड़ेगा। ओके, तो 7C4 ये हो गया। इसी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई 3 राइट है 3 अप है, तो इन 6 का अरेंजमेंट एक रो में जिसमें 3 आर आइडेंटिकल है और 3 अप आइडेंटिकल है। सो 6C3 इज नथिंग बट, यही तो 6C3 लिखा हुआ है, बस तो लिखने के तरीके अलग अलग हैं। अब इसमें कभी कभी क्या होता है, ऐसे भी पूछते हैं आपसे कि 3,3 तक शॉर्टेस्ट पाथ में पहुंचना है और ये भी कंडीशन है कि वो जो है 1,1 से पास, 1,1 ये वाला पॉइंट होगा कि 1,1 से वो पास हो। तो पहले क्या करेंगे, इसको हम 1,1 पे पहुंचा दे। 1,1 पर पहुंचने के लिए एक राइट और एक अप लेना पड़ेगा। तो 2 पाथ में से एक राइट कोई सा भी ले लिया हमने। बात समझ में आ गई? उसके बाद 1,1 से 3,3 तक पहुंचना है तो आपको 2 राइट लेना पड़ेगा और 2 अप लेना पड़ेगा। तो 4 में से 2 आप राइट कोई से भी ले लो, बाकी बचे कुछ क्या ले लोगे? आप अप ले लोगे। ये नंबर ऑफ वेज आ गए। समझ में आया?
हाँ सर। यस सर। ठीक है। ठीक है भाई। तो ये आपके ग्रिड प्रॉब्लम से रिलेटेड। नेक्स्ट थिंग इज रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज अपनी सही जगह ना पहुंचे, सीधी सी बात। कोई भी चीज अपनी सही जगह ना पहुंचे। ठीक है। तो जैसे मान लो आपके पास n थिंग्स है जो कि एक रो में अरेंज्ड है। ठीक है। नाउ नंबर ऑफ वेज that can be deranged so that r things occupy wrong places. Out of n places, r places occupy wrong places, and rest of the places, that is n minus r. ठीक है। n minus r things occupy their original places। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जैसे हमें करना है तो क्या करेंगे कि n में से सबसे पहले तो मैंने n माइनस आर थिंग्स सेलेक्ट करी, जिनको सही जगह बैठा दिया। अब भाई उन्हें सही जगह बैठाना है तो बैठाने का तरीका एक ही होगा क्या? बोलो। जिनको नहीं नहीं। समझ में आया उनके लिए मैं बता दूं कि आपके पास कितनी प्लेसेस है, मान लो n प्लेसेस है। इसको बोला प्लेस नंबर 1, प्लेस नंबर 2, प्लेस नंबर 3, प्लेस नंबर n। ठीक है। प्लेस नंबर 1 पर ये आपको दे रखा है कि ऑब्जेक्ट बना रहा है, दूसरी जगह ये ऑब्जेक्ट 2 आ रहा है, तीसरे पे ऑब्जेक्ट 3, और इस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट नंबर n आ रहा है। अब आपको डिरेंज करना है। डिरेंज का मतलब क्या हुआ कि इनको अपनी सही जगह नहीं बैठाना है, और कुछ कंडीशन के साथ। क्या कंडीशन दे रखी है कि आउट ऑफ दिस n थिंग्स r things should occupy wrong places and rest of the things, that is n minus r things, should occupy their original place। तो मैंने क्या किया कि n में से n माइनस आर थिंग सेलेक्ट करी, और इन n माइनस आर चीजों को सही जगह बैठाने का तरीका एक ही होगा। जैसे मान लो आपके पास 4 ऑब्जेक्ट है, सुनो ऐसे ले लिया करो, n में समझ में नहीं आया तो 4, और उनकी प्लेसेस 4, ये उन 4 प्लेसेस पे 4 ऑब्जेक्ट फिक्स है। अब आपसे बोला गया है कि भाई 2 ऑब्जेक्ट अपने सही जगह जाए। तो भाई 2 ऑब्जेक्ट मान लो 4 में से 2 मैंने सेलेक्ट कर लिए, वो आ गए ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 3। तो ऑब्जेक्ट 1 को बैठाने का तरीका, रास्ता मेरे पास एक ही होगा। कौन सा? कि प्लेस 1 पे जाए, क्योंकि सही जगह बैठाना है। और ऑब्जेक्ट 3 को बैठाने का रास्ता मेरे पास एक ही होगा। किस पोजीशन पे? 3rd पोजीशन पे। अब आया समझ में? आया कि नहीं आया? बोलो यार। यस सर। आ गया ना? तो ये तो हो गया आपका n माइनस आर चीजों को सही जगह बैठा दिया। बाकी आर चीजें अपनी जगह नहीं आनी चाहिए, तो उनका लगेगा डीरेंजमेंट। और डीरेंजमेंट डी आर आपका होता है, इसका फॉर्मूला होता है डी आर आर फैक्टोरियल 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस माइनस सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा। साइन जो है प्लस माइनस चलता जाएगा, और लास्ट में इधर आएगा n फैक्टोरियल, और इधर ध्यान रखना -1 की पावर n होगी। ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपके पास नंबर ऑफ लेटर्स 4 लेटर्स है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो एड्रेस एनवलप है वो 4 है। मतलब लेटर 1 इसमें जाना चाहिए, इसमें जाना चाहिए, इसमें जाना चाहिए। अब आपसे पूछा गया है कि इन चारों लेटर को डिरेंज करना है। डिरेंज मतलब कि कोई भी लेटर अपनी सही जगह नहीं जा सकता। तो आपको क्या लगाना है? D4, मतलब R की जगह 4,
तो उसका फॉर्मूला होता है 4 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 4 फैक्टोरियल। इसके आगे जाना है क्या? तो नहीं जाना है, क्योंकि जो फैक्टोरियल है वहीं तक जाना है आपको इधर। अच्छा, मैंने यहाँ n लिख दिया, यहाँ r लिख दिया, तो इसको आप dn ही लिख दो तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, बस तो वैल्यू रख दो। तो ये कितने तरीके से हो सकता है, ये जो वैल्यू आएगी वो इतने तरीके से ऐसा हो सकता है। अच्छा, ये जो फॉर्मूला आता है आपका कहाँ से आता है? इसको हम समझ ले कि टोटल नंबर ऑफ केसेस माइनस कम से कम नहीं, इसको पहले तो हम ऐसे समझे, इसको हम ऐसे समझे कि एग्जैक्टली 1 सही जगह चले जाए, माइनस एग्जैक्टली 2 सही जगह चले जाए, माइनस एग्जैक्टली 3 सही जगह चले जाए, एग्जैक्टली 4 सही जगह चले जाए, एग्जैक्टली 5 तो है नहीं तो बात ही नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? इसको आप निकालो तो जो फॉर्मूला निकल के आता है आपका यही निकल के आएगा। ठीक है, तो ये आपका डिअरेंजमेंट हो गया। डिअरेंजमेंट बस आपका फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं है उसमें। अच्छा, ओके, इसमें एक और कहानी हमारी ये रह गई, मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल बताया क्या मैंने? मल्टीनोमियल थ्योरम इसमें एक्स पावर कुछ कॉफिशिएंट निकालने का था। नहीं। अच्छा ठीक है, मुझे ध्यान आ रहा है कि चलो बात हुई होगी। ओके, तो मल्टीनोमियल थ्योरम में पहले तो आप ये समझ लो कि x की जो पावर में होगा वो आपका होगा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये क्या बता रहे हैं, पहले तो जो मैं बता रहा हूँ वो आप रट्टा मान लो कि x की पावर में जो आएगा वो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा, और जो इसका कोएफिशिएंट होगा वो आपका होगा नंबर ऑफ वेज। ठीक है, अब ये क्या कहानी है अभी आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैं आपसे बोलूं आपके पास आइडेंटिकल ऑरेंज है, कितने? 4। आइडेंटिकल ऑरेंज है आपके पास कितने? 4। आपको 4 के 4 3% ए बी सी में बांटना है। समझ में आ गई? बांटने का तरीका कितना होगा? 62 फिफ्टीशियस से हम बता सकते हैं, है ना? अब उसी को हम दूसरे तरीके से भी करेंगे। अब बोलोगे सर हमें फिक्टिशियस पढ़ लिया तो ये पढ़ने की क्या जरूरत है? अरे बहुत बढ़िया चीज है। कुछ कुछ प्रॉब्लम ऐसे होंगे जो फिक्टिशियस में फंस जाएंगे, बट वो मल्टीनोमियल से निकल जाते हैं, है ना? इस टाइप के प्रॉब्लम में एक प्रॉब्लम दूंगा, उसमें समझ में आ जाएगा। ओके, जिन लोगों को भाई मैंने 62 बताया वो भी समझ में नहीं आया तो इसके नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन। ठीक है, तो ए बी सी में आपको ये भी दे रखा है कि कम से कम मतलब किसी के पास कुछ ना जाए तो भी चलेगा और सारे के सारे जाए तो भी चलेगा। ठीक है, तो मल्टीनोमियल में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो ए को हम कैसे कैसे ऑब्जेक्ट दे सकते हैं कि मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया। अब पावर में समझना, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एक्स की पावर मतलब एक्स की पावर में क्या था? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका कोएफिशिएंट क्या है? नंबर ऑफ बेस। तो मैं कुछ ना दूं, ए की बात कर रहा हूं मैं, ए को मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया, तो नहीं देने का तरीका भी एक, तो एक इसका जो कोएफिशिएंट है क्या है? 1 है। एक ऑब्जेक्ट दिया मैंने, भाई आइडेंटिक ऑरेंज तो आइडेंटिकल है, तो एक ऑब्जेक्ट देने का भी तरीका एक, दो दिए दो देने का भी तरीका एक, 3 ऑब्जेक्ट दिए 3 ऑब्जेक्ट देने का भी तरीका एक। तो बोलोगे सर देने के तरीके कहाँ है? अरे भाई इसका कोएफिशिएंट सबके 1 1 है। ये ए की बात कर ली हमने। बी की मैं बात करूं तो उसमें भी कुछ नहीं देंगे तो भी चलेगा, एक देंगे तो भी चलेगा। सिमिलरली ऐसे
तीन कितने हैं, 4 हैं ये। अच्छा ठीक है, यहाँ पावर 4 तक कर लो, ऐसे ही x पावर 4 तक गए। और c के लिए भी यही कहानी, 0 से कहां तक गए हम, 4 तक। कुछ पल्ले पड़ रहा है ये क्या हो रहा है, a के लिए कहाँ है बात, b के लिए बात, c के लिए बात। गौरव, गौरव जल्दी से अनम्यूट करो और जवाब दो। गौरव यस सर। समझ आ रहा है यस कि सर। सिर्फ सुने जा रहे हो? अरे समझ आ रहा है मैंने कहा। यस सर। ओके, तो एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, वहां कुछ ज्यादा खिचड़ पिचड़ हो गई। तो जैसे ये है, तो ए को आप ऐसे दे सकते हो ऑरेंज, बी को भी ऐसे दे सकते हो, सी को भी ऐसे दे सकते हो। बट आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस है कितने, 4। अब मैं इसमें से कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 निकाल दूं, तो क्या वही नंबर ऑफ वेज होंगे क्या 4 ऑरेंज को डिस्ट्रीब्यूट करने के? क्यों? क्योंकि जो पावर में होता है वो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, कोफिशिएंट क्या बताता है, नंबर ऑफ बेस। तो x की पावर 4 मतलब 4 ऑरेंज, इसका कोफिशिएंट निकालना ही नंबर ऑफ वेज हो गए 4 ऑरेंज को डिस्ट्रीब्यूट करने का। समझ में आई बात या नहीं आई? तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये तो यस जीपी सर। है, जीपी है ये तो। अच्छा यहाँ पर ये तीनों टर्म सेम है, तो अब आपका क्वेश्चन ये बाइनोमियल में कन्वर्ट हो गया। 1 माइनस एक्स पावर 4 क्यू, 1 माइनस एक्स पावर -3। यहाँ से हमें किसका कॉफिशिएंट चाहिए, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 4। यहाँ से एक्स पावर 5 का कॉफिशिएंट, एक्स पावर 4 का कॉफिशिएंट नहीं मिलेगा, तो यहाँ से एक्स पावर 0 लिया, और यहाँ से मिलेगा एक्स पावर 4 का कॉफिशिएंट। तो कोई बताएगा मुझे 1 माइनस एक्स पावर -n में एक्स पावर r का कॉफिशिएंट क्या होता है, बोलो भाई। यार तुम लोग जवाब नहीं देते यार, ऐसे में ना मैं थक जाता हूँ बोल बोल के। थोड़ा तुम लोग जवाब दोगे तो अच्छा लगेगा, बोलो। किसी को पता नहीं? अरे नालायको। एनसीआर। हाँ, n+r-1 CR, बोलो अब ठीक है। तो यहां से आ जाएगा आपका n किसको बोलते हैं, जो इसकी पावर है, माइनस साइन के साथ नहीं। तो 3 प्लस किसका कोफिशिएंट चाहिए, 4 का, तो ये आ गया आपका 64। और 64 इज नथिंग बट 62, जो ऊपर हमने सॉल्यूशन निकाला था। पल्ले पड़ा भाई, ये है कहानी, ये है मल्टीनोमियल। अब मल्टीनोमियल क्यों अच्छा है मैं आपको बताऊं अभी, कि मैंने फ्रूट्स ले लिए, मान लो एप्पल्स मैंने ले लिए 20, कितने ले लिए 20, इनको 3 लोगों में बांटना है। तो एप्पल नहीं यार, मैंगो लेते हैं, अच्छा लगता है मैंगो, सीजन भी चल रहा है। A+3 लोगों में बांटना है, ए बी सी में, ठीक है। और कंडीशन ये है कि कम से कम 3 जाए और ज्यादा से ज्यादा 10 जाना चाहिए, बस ये है। क्या कंडीशन बोली गई है, कि किसी भी पर्सन के पास कम से कम 3 जाए और ज्यादा से ज्यादा 10 जाए। तो भाई मैं इसको, यदि मैं फिक्टिशियस से जाऊं तो क्या करूंगा, कि ए के पास x1 जा रहे हैं, बी के पास x2 जा रहे हैं, सी के पास x3 जा रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने हैं आपके पास, 20। टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स जो है वो है 20। तो क्या इसका, इस प्रॉब्लम का आंसर 22C2 हो जाएगा क्या? तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने बोला गया था कि एक्साई जो है मिनिमम से मैक्सिमम होना चाहिए, पर यहाँ तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं कि जो एक्साई है वो 3 से 10 तक होना चाहिए। तो फिक्टिशियस में आप गड़बड़ कर दोगे अब। क्यों? क्योंकि चलो ये वाला केस आपने हटा दिया कि इसको T1+3 रख दिया, T2+3, T3+3, ये वाला केस क्या करोगे उसका, उसको भी हटाना पड़ेगा। बट मैं मल्टीनोमियल से जाऊं, तो ए को मैं 3 फ्रूट दे सकता हूं, देने का तरीका एक ही, 4 देने का तरीका भी एक, 10 देने के तरीके भी एक। बी के लिए भी यही कहानी, सी के लिए भी यही कहानी, तो क्यूब हो गया। इसमें मैं x पावर 20 का कॉफिशिएंट ढूंढ लूं,
जो कि ढूंढना आसान है कंपेयर टू फिक्टिशियस। कैसे? एक्स तो एक्स पावर 20 का कोफिशिएंट ही आपके नंबर ऑफ बेस दे देगा। तो यहाँ से एक्स क्यू मैंने कॉमन निकाला तो कितना आ गया, एक्स पावर 9। अंदर क्या बचा, 1 प्लस एक्स से लेके एक्स पावर 9 तक पावर 3। तो यहाँ से एक्स पावर 9 आ गया, ये हो गया 1 माइनस एक्स पावर 10 का क्यू, 1 माइनस एक्स पावर -3। एक्स पावर 9 तो परमानेंट है, हमें चाहिए 20। तो इनसे आपको क्या चाहिए, एक्स पावर 11 का कोएफिशिएंट निकाल लो। अब यहाँ देख भी सकते हो एक्स पावर 9 आने का कारण क्या था कि आपने 3 3 फ्रूट दे दिए, तो 9 तो चले गए आपके, बाकी अब आपको 11 ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। भाई कुछ पल्ले पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, अब तुम लोग जवाब दो। सर ये अभी जो बताए ना सर, वापस एक बार एक्सप्लेन कीजिए। कौन सा? वो समझा नहीं अच्छे से। अभी अभी जस्ट जो एक्सप्लेन किया वो। ये वाला, अच्छा। जैसे यहाँ पर एक्स पावर 9 आने का कारण ये है कि 9 फ्रूट आपके ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, मतलब 9 फ्रूट तो डिस्ट्रीब्यूट कर ही रहे हो आप ऐसा। बाकी आप 11 कैसे करोगे, उसके नंबर ऑफ वेज निकाल लो। अब यहाँ से देख भी सकते हो कैसे कि कम से कम मेरे को 3 देने ही है, तो मैंने 3 3 3 तीनों पर्सन्स को दे दिए, तो कितने चले गए आपके, 9। टोटल 20 थे। अब आपको जो बाकी 11 जो है, क्योंकि 9 के बाद 20 में से 9 चले गए तो बचे कितने, 11। तो उन 11 का डिस्ट्रीब्यूशन करना है बस। नहीं, ये बात समझ, तो इस कारण से वो एक्स पावर 9 आ रहा है बाहर, कि 9 फ्रूट आप ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो। और ध्यान रखना मल्टीनोमियल फिक्टिशियस कब लगता है, जब ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल हो। यहाँ पे मैंने जो मैंगो लिए 20 वो आइडेंटिकल है, डिफरेंट हो जाएंगे गड़बड़ हो जाएगा। डिफरेंट हो गए तो फिर हम कहाँ जाएंगे, ग्रुपिंग पे। किसी कोई समस्या? चलो ठीक है, तो लगभग लगभग आपका ये सब कुछ हो गया है, सब कुछ ही हो गया है। क्वेश्चन आप प्रैक्टिस सर करना। आप जो बोल रहे हाँ, थे, आप क्या? जो बोल रहे थे कुछ कुछ क्वेश्चन में फिक्टिशियस से जल्दी आंसर नहीं आता पर मल्टीनोमियल से आ जाता है। हाँ, तो जैसे ये वाला प्रॉब्लम जो मैंने अभी बताया। तो मतलब हम्म, अच्छा। यहाँ से कॉफिशिएंट निकालना आसान है ना, आगे कैसे सॉल्व करोगे इसके, देखो। अरे फिक्टिशियस में माथा दुखने लगेगा, यहाँ नहीं दुखेगा। कैसे, यहाँ से मैं एक्स पावर 0 लूं और यहाँ से 11 ले लूं, ये हो सकता है। यहाँ से और क्या आ सकता है, एक्स पावर 10 आ सकता है। समझ में आ रहा है? यहाँ से मैं एक्स पावर 1 ले लूं, बस। तो यहाँ से 11, वो कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, n प्लस आर माइनस 1 सी आर, ये हो गया। इधर से एक्स पावर 10 का कॉफिशिएंट -1, और 1 एक्स पावर 1 का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। दोनों को मैं ऐड कर दूं तो यही आपका आंसर हो गया, बस इतना है। ठीक है। फिक्टिशियस में क्या दिक्कत थी कि भाई उसमें ना, जो फिक्टिशियस में जो कंडीशन होती है कि जो x1 xi जो होते हैं वो मिनिमम से मैक्सिमम हो, तो मिनिमम भी नहीं है क्योंकि मिनिमम अब 3 से चालू हो रहा है, और मैक्सिमम 20 तक भी नहीं जा रहा है, तो 10 तक ही जा रहा है। तो ये आपका आंसर नहीं दे पाएगा, और कुछ उसमें जुगाड़ भी करते हो तो ज्यादा करना पड़ेगा। पल्ले पड़ा कुछ? ठीक है। हाँ सर। ओके, तो ये हो गया आपका। ठीक है, एक आध क्वेश्चन, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन देता हूं मैं तुम्हें, देखो।
ये क्वेश्चन है ए पार्ट, खुद से करो अटेम्प्ट इनको, ठीक है, इसमें बहुत कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी। और भी क्वेश्चंस है प्रैक्टिस करने के लिए, तो भाई पूरे ब्रह्मांड पड़ा हुआ है, क्वेश्चन की कमी कभी नहीं आती है ना। पर जितना बताया गया है सारे टॉपिक आपके कवर हो गए हैं। पीएनसी में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा आपके सामने कि आपको लगेगा, ऐसा लगेगा कि यार इस टाइप का तो हमने पढ़ा नहीं है, ये मेरी गारंटी है। सारे टॉपिक हमने लगभग क्वेश्चन टॉपिक थ्योरी तो पढ़ी है, और प्रॉब्लम के साथ कि भाई किस किस टाइप के प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं, तो सारे टाइप के हमने कवर कर लिए हैं। ओके ठीक है, तो कल मुझे ये बताओ कि वेक्टर चालू करें हम या फिर स्ट्रेट लाइन, मतलब कोऑर्डिनेट में दिक्कत है या वेक्टर में। और वेक्टर पढ़ेंगे तो हम वेक्टर 3D दोनों एक साथ पढ़ेंगे, मतलब वेक्टर वेक्टर चालू कर ले। अच्छा वेक्टर वाले, सर वेक्टर वेक्टर 3D वाले कितने रेज, हैंड रेज करना जरा, यहीं पर कर दो तो आइडिया लग जाएगा। ठीक है भाई, आधे से ज्यादा निकल गया है बोल, मतलब ठीक। अबे बाकी लोग कम हो गए अब, प्रीति, रो, रोहित, समृद्धि, तेजस्वी, अथर्व, ये सब लोग ना मोबाइल वोबाइल रख के चले गए ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो वेक्टर 3D हम चालू करते हैं कल से। ओके सर हमारा वेक्टर 3D नहीं हुआ है ना जीपीबी बैच का, अच्छा ऐसा है क्या, मतलब तो तुम लोग का वेक्टर स्ट्रेट 3D लाइन अभी, ही हुआ है ना 11th में। नहीं नहीं समझा नहीं मैं। सर हम लोग 12th पे 11th में हमारा स्ट्रेट लाइन ही हुआ है। अच्छा जो JPA वाले हैं वो, उनका वेक्टर 3D हो गया है। नहीं उनका भी नहीं हुआ। तो फिर कैसे बोल रहे हो वेक्टर 3D, ये तो सब रिवीजन वाले हैं ना। अच्छा JR वालों का हो गया होगा है ना, इसमें कुछ JR वाले भी है। चलो चलो चलो, हाँ मिक्स है ना यार, तो फिर कोऑर्डिनेट ही चालू करेंगे और क्या, स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। ओके ये क्वेश्चन कर लेना भाई, डिस्कस करेंगे हम कल ही, आज का तो हो गया है। ठीक है, तो स्ट्रेट हम कोऑर्डिनेट ही चालू करेंगे अब। ओके ये क्वेश्चन कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है, टाइम लग सकता, मतलब हो सकता है टाइम लगे, बट हो जाएगा जितना पड़ा उस हिसाब से। नहीं होगा तो हम कल डिस्कस करेंगे। ओके बाय एवरीवन।